भारत का सबसे बड़ा स्कैम क्या है? करोड़ों लोगों को रोड पर लाने वाला सहारा स्कैम की पूरी कहानी। आखिर कैसे गरीबों का मसीहा बना भारत का सबसे बड़ा घोटालेबाज? आखिर क्यों सेबी 5120 करोड़ में से सिर्फ 138 करोड़ ही इन्वेस्टर को लौटा पाई और बाकी के पैसों का क्या हुआ? क्या थी भारत के इतिहास की सबसे बड़ी पेनल्टी जो सुप्रीम कोर्ट ने लगाई? आखिर कैसे इंडियन रेलवे के बाद भारत की दूसरी सबसे बड़ी रोजगार देने वाली कंपनी बनी सबसे बड़ी घोटालेबाज कंपनी? अगर आप भी जानना चाहते हैं तो वीडियो के आखिर तक बने। टूरिस्ट वीजा, स्टडी वीजा या वर्क परमिट जैसे किसी भी प्रकार की सेवा चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन देखें और आप अप्लाई कर सकते हैं। 6 मई 2013 भारत के अलग अलग शहरों से लाखों की संख्या में लोग बसों में सवार होकर लखनऊ पहुंच रहे थे। देखते ही देखते लखनऊ के एक मैदान जो 3 फुटबॉल ग्राउंड से भी बड़ा था, वहां लाखों लोग जमा हो जाते हैं। कुछ ही देर में वहां लगे लाउड स्पीकर पर अनाउंसमेंट होता है, दुनिया के सबसे बड़े परिवार दी गार्डियन ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट फैमिली माननीय श्री सुब्रत राय तशरीफ ला रहे हैं। पूरे मैदान में एक ही तरह के कपड़े पहने लोग जोर जोर से चिल्लाते हैं, भारत माता की जय, भारत माता की जय। सुब्रत राय लोगों का प्यार देखकर भारी मन से खुद भी नारा देते हैं, भारत माता की। ये सभी देश का राष्ट्रगाना गाते हैं। ये दुनिया में पहली बार हुआ था कि लाखों लोगों ने एक ही जगह एक साथ खड़े होकर भारत का राष्ट्रगाना गाया हो। इसलिए ये रिकॉर्ड आज भी गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड का ये है कि सुब्रत राय इतने सम्मान, करोड़ों लोग के प्यार के बाद भी भारत के सबसे बड़े घोटालेबाज आखिर बने कैसे? तो इसे समझने के लिए हमें इतिहास में पीछे जाना। पुर में रहने वाले सुब्रत राय को बचपन से ही बड़े बड़े लोग के बीच बैठने, उनसे दोस्ती करने और एक हाई प्रोफाइल जिंदगी जीने का शौक था। लेकिन हाथ में था एक स्कूटर और स्नैक्स का बॉक्स जिन्हें ये छोटे मोटे दुकानदार को बेचकर जैसे तैसे रोज का 100-500 कमाते थे। स्नैक बेचते हुए सुब्रत राय ने गरीब तबके के लोगों से अच्छी जान पहचान बना ली थी। ठेले वाले हो या दुकान वाला, रेडी चलाता हो या हाकर या फिर मामूली खोखे वाला, इन सभी से मिलके बातें करके सुब्रत राय को इतना तो समझ आ गया था कि ये लोग दिन भर जितना भी कमाते हैं वो रोजाना ही खर्च कर देते हैं। ऐसा में अगर कोई इमरजेंसी आ जाए तो इनके पास सेविंग जैसा कुछ नहीं है जिससे ये मुश्किल समय में इस्तेमाल कर सके। इसलिए सुब्रत राय को एक ख्याल आया कि क्यों ना इन लोगों के लिए एक ऐसी स्कीम लाई जाए कि इनकी भी थोड़ी बचत हो। इसी विचार के साथ सुब्रत राय ने 1978 को महज 2000 से सहारा इंडिया परिवार की नींव रखी। अब सुब्रत राय ने सब्जी, फल, फास्ट फूड जैसे चीज़ें बेचने वाले गरीब लोगों को विश्वास दिलाया कि आज आप मुझ पर भरोसा कीजिए और मेरी कंपनी में इन्वेस्ट करिए, मैं आपकी रकम को सिर्फ 3 दिन में डबल कर दूंगा। अब डबल के नाम पर लूटने वालों की कमी तो है नहीं दुनिया में, इसलिए लोगों ने इन पर इतनी जल्दी भरोसा नहीं किया। इसलिए सुब्रत राय ने इन्हें यकीन दिलाया कि आप चाहे तो 1 रुपये भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये सुनते ही लोगों के मन में भी विचार आने शुरू हो गए कि एक बार इन्वेस्ट करके देख। सहारा इंडिया परिवार के साथ कुछ लोग जुड़े और उन्हें अपना पैसा 3 दिन में डबल मिला। इसके अलावा कंपनी ने इंटरेस्ट के साथ पैसा वापस करने जैसी स्कीम भी लॉन्च की और देखते ही देखते सहारा इंडिया पहले 1000, फिर 20,000, फिर 1 लाख, फिर 13 करोड़ लोगों का परिवार बन गया। लेकिन गिनती रुकी था कि जो भी सहारा कंपनी में इन्वेस्ट करता वो अपने आस पड़ोस में रहने वाले लोगों को भी सहारा के साथ जुड़ने की सलाह देता। इसी तरह कंपनी के ब्रोकर भी बनते चले गए। एक समय ऐसा आया जब भारतीय रेलवे के बाद सहारा इंडिया दूसरे सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाली कंपनी बन गई। 11 से 12 लाख लोग सहारा से अपने घर की रोजी रोटी चला रहे थे। देश भर में लगभग 20 करोड़ लोग सहारा का हिस्सा बने। साल 2004 में भारत में रहने वाले प्रत्येक 17 आदमी में से 1 आदमी का पैसा सहारा में लगा हुआ था। सहारा इंडिया ने जितनी तेजी से तरक्की की उतनी ही तेजी से तो इंसान सोचता भी नहीं। स्थापना के महज कुछ सालों के बाद 1991 सहारा ने एयर सहारा की शुरुआत की। 1993 के लास्ट तक फ्लाइट 19 भी शुरू हो गई। 2000 में सहारा ने अपना एक टीवी चैनल सहारा 1 भी लॉन्च किया जिस पर शुभ मंगल, सावधान, घर, एक सपना जैसे तमाम फेमस सीरियल आए। एंटरटेनमेंट के बाद साल 2003 में सहारा सम्यन नाम से न्यू चैनल आया
वही साल 2001 से 2013 तक सहारा ने इंडियन क्रिकेट टीम को स्पॉन्सर भी किया। 11 में तो सुब्रत राय ने पूरी IPL टीम ही खरीद ली, जिसको नाम दिया पुणे वॉरियर। इस तरह देखते ही देखते सहारा परिवार मीडिया, एंटरटेनमेंट, हॉस्पिटैलिटी, रिटेल, IT, टूरिज्म, रियल एस्टेट, इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ केयर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जैसे तमाम सेक्टर में फैल गए। अब भी सुब्रत राय रुके नहीं, बल्कि उन्होंने मुंबई में, वर्सोवा में 106 एकड़ जमीन, लखनऊ में 191 एकड़ और देश के 10 अलग अलग शहरों में 764 एकड़ जमीन अपने नाम कर ली। देश ही नहीं, विदेश में भी सुब्रत राय ने अपना बिजनेस फैलाया और दुनिया के सबसे बड़े लग्जरियस होटल न्यूयॉर्क प्लाजा और ड्रीम न्यूयॉर्क लगभग 4400 करोड़ में अपने नाम कर लिया। यहाँ तक तो फिर भी हजम जो हो जाता है, लेकिन सुब्रत राय ने तो कुछ ऐसा कर दिया जिससे हजम करना किसी के लिए पॉसिबल नहीं। क्या किया, जानने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब। सुब्रत राय ने एक पूरा का पूरा शहर खड़ा कर दिया था, जिसके नाम दिया गया सहारा सिटी। वर्ल्ड क्लास सुविधा से लैस इस शहर में क्रिकेट स्टेडियम, हेलीपैड, गोल्फ कोर्स, 11 किलोमीटर एक लेक, 1024 मीटर का सिनेमा थिएटर, हेल्थ सेंटर, कई सारे पेट्रोल पंप और करोड़ों के बंगले भी थे। और ये अकेला शहर नहीं था, बल्कि मुंबई से सिर्फ 2 किलोमीटर दूरी पर इन्होंने एक वैली सिटी का भी निर्माण करवाया, जो 600 एकड़ जितने विशाल एरिया में फैली हुई थी। इस शहर में बने 5 से 20 करोड़ रुपए की कीमत वाले बंगले देखने में सपनों के महल से कम नहीं थे। इसके अलावा रेस्टोरेंट, 1300 यार्ड के एयरपोर्ट, मूवी हॉल जैसी सुविधा यहाँ भी रखी। कंपनी के बुलंदियां पर पहुंचते ही सुब्रत राय ने खुद को सुब्रत श्री कहलवाना शुरू कर दिया और कंपनी ने नियम बनाए, जो भी सहारा के कर्मचारी आपस में मिलेंगे वो एक दूसरे को सहारा प्रणाम करेंगे। अगर आपने सहारा न्यूज़ चैनल के एंकर को देखा होगा तो आपको मालूम होगा कि ये लोग न्यूज़ की शुरुआत दिल पर हाथ रखकर गुड सहारा स्लोगन के साथ करता तो सब सही चल रहा था, लेकिन साल 1996 में इस कंपनी की उल्टी गिनती शुरू। सहारा में अब इन्वेस्टमेंट करने वालों की संख्या लगभग पूरी हो चुकी थी, यानी अब सहारा में इन्वेस्ट करने वाले नहीं बल्कि पैसे को बाहर निकालने वालों की संख्या बढ़ रही थी। इस तरह अचानक से कंपनी में पैसा आने की जगह पैसा जाने लगा। कुछ ही वक्त में सहारा इंडिया आर्थिक तंगी से गुजरने के सामना और थोड़ा और पैसा कमाने की चाहत ने सुब्रत राय ने कंपनी का IPO लाने का सोचा और 30 सितंबर 2009 को कंपनी ने सेबी में DRHP दाखिल किया। DRHP यानी कंपनी का पूरा चिट्ठा। अब सेबी ने जब सहारा के DRHP को स्टडी किया तो सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉरपोरेशन लिमिटेड और सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन में कुछ गड़बड़ महसूस हुई और सेबी के इस शक को हवा दी 2 शिकायत सेबी को 25 दिसंबर 2009 जबकि दूसरी 4 जनवरी 2010 को मिली और दोनों ही शिकायतों में पता चला कि सहारा OFCD के जरिए गलत तरीके से लोगों का पैसा ऐंठ रही है। अगर नहीं पता तो बता दें कि OFCD यानी ऑप्शनल फुली कन्वर्टेबल डेब्ट। सीधे शब्दों में कहे तो OFCD कर्ज के बदले दी जाने वाली सिक्योरिटी होती है, जहां इन्वेस्टर को ये सहूलत होती है कि वो चाहे तो समय खत्म होने के बाद अपना पैसा सूद समेत वापस ले सकते हैं या फिर इन्हें पैसे से कंपनी के शेयर खरीद सकते हैं। OFCD रिलीज करना भी आसान नहीं है, क्योंकि इसके लिए कंपनी को रजिस्ट्रार से परमिशन लेनी होती है। अगर वो 50 से कम लोग के लिए ये स्कीम लॉन्च कर रही है तो, लेकिन अगर 50 से ज़्यादा का ग्रुप है तो कंपनी को सीधे सेबी से परमिशन लेनी होगी। लेकिन सहारा ग्रुप ने ऐसी कोई परमिशन सेबी से नहीं ली, इसलिए सेबी तुरंत हरकत में आई और CIRICL और SHICL के खिलाफ जांच पड़ताल शुरू हुई, जिसमें सेबी ने पाया कि दोनों ही कंपनियां अब तक 2 से 2.5 करोड़ लोगों से 2400 करोड़ से भी ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट करवा चुकी है। बस फिर क्या था, सेबी ने दोनों ही कंपनियों से कहा कि फिलहाल आपको लोगों से पैसा उठाना बंद करना होगा। यहाँ से शुरुआत होती है सहारा के ऊपर अदालती कार्रवाई का दौर। दिसंबर 2010 को सेबी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट से मांग की उसे सहारा के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन करने की परमिशन दी जाए, लेकिन सुब्रत राय जो बराक ओबामा, अमिताभ बच्चन राजनीतिक दलों से अच्छी बनाकर रखते थे, उनकी पहचान हाईकोर्ट में भी थी, इसलिए सेबी को खाली हाथ वापस आना पड़ा। लेकिन सेबी भी कहाँ हार मानने वाला था।
दिसंबर 2011 को सेबी ने सुप्रीम कोर्ट से मदद मांगी और सुप्रीम कोर्ट से परमिशन मिलते ही सेबी ने सबसे पहले तो सहारा ग्रुप को ऑर्डर दिया कि आपने अपनी दोनों ही कंपनी के जरिए जितना भी पैसा उठाया उसे आप वापस कर दो, वो भी 15% ब्याज। सुबेर राय के इरादे कुछ और ही थे, इसलिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी सुबेर राय ने सिक्योरिटी अपेलेंट ट्रिब्यूनल से अपील करते हैं कि सेबी के ऑर्डर को बेबुनियाद भी बताते हैं। लेकिन एसएटी सैट जब इन्वेस्टिगेशन करती है तो पता चलता है कि सेबी बिल्कुल सही है और यहाँ से भी सुबेर राय को खाली हाथ लौटना पड़ता है। लाए सुबेर राय की सुप्रीम कोर्ट तक पहुँच के, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जब सहारा में इन्वेस्टमेंट करने वाले इन्वेस्टर के सबूत मांगे तो सहारा कोई जवाब नहीं दे पाया। इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने सेबी को समर्थन किया और सहारा इंडिया को अगस्त 2012 को ये ऑर्डर दिया कि वो 3 महीने के अंदर इन दोनों ही कंपनियों के इन्वेस्ट करने वाले सभी इन्वेस्टर को 15% के इंटरेस्ट के साथ सहारा पैसा लौटा। ये पूरा अमाउंट 24,000 करोड़ से भी ज़्यादा बड़ा अमाउंट था और आज तक के इतिहास में सुप्रीम कोर्ट द्वारा लगाई गई ये सबसे बड़ी पेनल्टी थी, जिससे सुबेर राय को सिर्फ 90 दिन में वापस करना था। हाँ, सहूलियत ये भी कि पैसा 3 किस्तों में दिया। सहारा ने पहली किस्तों जमा कर दी जो पूरे 5,120 करोड़ रुपए की थी, जबकि सुबेर राय ने बयान दिया कि 25,000 करोड़ रुपए का 90% अमाउंट कंपनी कैश में लोगों के पहुंचा चुकी। उन्हें पैसा लौटाने के साथ ही सहारा को ये ऑर्डर भी दिया कि वो सेबी को जल्द से जल्द इन लोगों की कंपनी के सभी OFCD होल्डर की लिस्ट प्रोवाइड करवाए। अब इसे ईगो समझ लिया जाए या सुबेर राय का घमंड, जो वो सेबी को चैलेंज करने चले और 2013 में सेबी के ऑफिस के बाद 127 के लगभग ट्रकों के साथ पहुंच गए। तो में सहारा की दोनों कंपनी में इन्वेस्ट करने वाले इन्वेस्टर की 31,669 फाइल, जबकि 3 करोड़ से भी ज़्यादा एप्लीकेशन फ़ोन थे। यानी अगर सेबी इन्हें खोलने बैठे तो केस और 3 से 4 तक खींच जाए, लेकिन सेबी भी कहाँ हार मानने वाला था। उसने भी दिन रात एक किया और ट्रक से उठाए 20,000 से भी ज़्यादा फॉर्म को चेक कर डाला। घोटाला यहीं पकड़ा गया क्योंकि 20,000 में से 8,000 से ज़्यादा फॉर्म ऐसा थे जो फर्जी थे। जब इन्वेस्टर के घर पर सेबी द्वारा लेटर भेजे गए तो वो सभी लेटर वापस आ गए, क्योंकि उस एड्रेस पर कोई कालाधन था जिसे सुबेर राय सफेद कर रहे थे, लेकिन 11 दिनों तक नहीं, क्योंकि 20 फरवरी 2016 को सुप्रीम कोर्ट सुबेर राय को गिरफ्तार करने का आदेश देती है। करोड़ों लोगों के विश्वास से खेलने वाले सुबेर राय पहुंच जाते हैं जेल। आने वाले 2 साल तक सुबेर राय को तिहाड़ जेल में रखा गया, लेकिन असल में ये उनके लिए जेल नहीं बल्कि सुविधाओं से भरपूर एक बंगला था, क्योंकि सुबेर राय अपनी सुविधा के लिए पहले ही 1 करोड़ 23 लाख रुपए भर चुके थे। इसके बाद दिन आया 2016 जब उनकी मां की मृत्यु हुई। सुबेर राय पैरोल पर बाहर आए, तब से अब तक बाहर ही। सहारा में इन्वेस्ट करने वाले लोगों के करोड़ों लोग का पैसा डूब गया, क्योंकि पहली किस्त के बाद सुबेर राय ने दूसरी किस्त कभी दी ही नहीं। यहाँ तक किया जाता है कि जेल से बाहर आने के बाद भी सुबेर राय ने कई स्कीम के जरिए लोगों को बेवकूफ़ बनाई। किस्त जो सुबेर राय ने जमा की थी उसमें सेबी सहारा के इन्वेस्टर को सिर्फ 138 करोड़ रुपए ही लुटा पाया। एक रिपोर्ट के अनुसार सेबी को 31 मार्च 2023 तक 53,687 खातों से जुड़े 19,650 आवेदन मिले, जिनमें से 48,326 खातों में से जुड़े 17,526 आवेदन के लिए 138 करोड़ रुपए की कुल राशि लुटाई गई, जिनमें 67.98 करोड़ रुपए की ब्याज भी। बाकी का पूरा पैसा आज भी सेबी के पास है। ऐसा नहीं कि सेबी पैसा देना नहीं चाहती, बल्कि कारण ये कि सहारा द्वारा दिए गए डॉक्यूमेंट में इन्वेस्टर का सही एड्रेस डेटा ट्रेस ही नहीं हो पा रहा। ना तो सेबी सहारा इन्वेस्टर को उनका पैसा लौटा पा रही है, ना ही सहारा और इन्वेस्टर की जानकारी सेबी को दे रहा है, और शायद कभी दे भी ना पाए, क्योंकि 14 नवंबर साल 2023 को सहारा के फाउंडर यानी सुबेर राय की मौत हो चुकी है। इसी तरह बात का ये सबसे बड़ा स्कैम, जिसमें करीब 25,000 करोड़ का घोटाला हुआ, बड़े बड़े पॉलिटिशियन के भी नाम सामने आए, वो आज और शायद हमेशा ही अनसॉल्व रहने वाली है। वैसे दोस्तों, आपको इस स्कैम के बारे में क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट पर जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई तो लाइक करके, शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना।